हेलो दोस्तों, 5 मिनट ज्ञानबाजी के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज है हमारा एपिसोड नंबर 2। दोस्तों, अगर आपने मेरा एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाइए, नॉलेज वर्ल्ड टाइप करिए और उसके बाद कल जो मैंने विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर एक शानदार वीडियो डाला था उसको आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि कल के वीडियो का ही आज सेकंड पार्ट में आपको करवाने वाला हूँ। आप लोगों ने जितने फीडबैक्स दिए और उसके बाद जितने डाउट्स पूछे हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा है कि फॉरेन रिजर्व के ऊपर आपको कुछ बातों की जानकारी और दे दी जाए। इसीलिए आज का हमारा ये छोटा सा ज्ञानबाजी का पार्ट फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा पार्ट 2 के ऊपर होगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कल हमने कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर बात की थी। कल हमने बात की थी कि फॉरेन रिजर्व क्या होता है। कल हमने देखा था कि फॉरेन रिजर्व में कौन कौन सी करेंसीज आती हैं। कल हमने ये भी देखा था कि वर्ल्ड के टॉप 5 फॉरेन रिजर्व्स वाले कंट्रीज कौन से हैं, भारत के पास कितना फॉरेन रिजर्व है और टोटल हमारा रैंक दुनिया में क्या है। राइट। आज मैं आपको 2 बातें और क्लियर करना चाहूँगा। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँगा कि फॉरेन रिजर्व में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और फंडामेंटली फॉरेन रिजर्व कौन से 5 वजह से जमा किया जाता है। आई रिपीट, दुनिया में फॉरेन रिजर्व क्यों जमा किया जाता है और फॉरेन रिजर्व में कौन कौन सी चीज़ें आती है। मैं दावा करता हूं दोस्तों, अगर आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी जीडी में, यहाँ तक कि इकोनॉमी से रिलेटेड किसी भी पैसेज को बहुत पावरफुली सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना और हर एक बात को ढंग से समझने की कोशिश करना। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको मैं एक सिंपल उदाहरण से बता देता हूँ कि फॉरेन रिजर्व क्यों जमा किया जाता है। आप एक पल के लिए कल्पना करिए कि एक आम इंसान अपने परिवार के साथ रहता है और अपने आप को फ्यूचर में सेव करने के लिए उसने कैश, उसने ज़मीन, उसने गोल्ड में ज्वेलरीज, डायमंड नेकलेस, गाड़ियाँ, बंगले, सब कुछ जमा करके रखा हुआ है। अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग स्वरूपों में उसने इन्वेस्ट करके रखा है ताकि भविष्य में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जब इंसान के जगह पर कंट्री ऐसा करने लगती है और कंट्री अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करने लगती है तो उन चीज़ों को बोला जाता है फॉरेन रिजर्व। राइट। अब कंट्री कौन कौन सी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकती है? कंट्रीज इन्वेस्ट करती है फॉरेन करेंसीज में, जिसको हम एलीट करेंसी कहते हैं, जो मैंने आपको कल बताया था। उसके बाद कंट्रीज इन्वेस्ट करती है ट्रेजरी बिल्स, यूएस ट्रेजरी बिल्स, फिर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, फिर आईएमएफ के स्पेशल ड्राइंग राइट्स जिसको एसडीआर बोलते हैं, और उसके बाद गोल्ड्स में यानी सोने में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब आप बोलेंगे बाप रे सर, क्या भारी भारी वर्ड यूज़ कर लिया आपने, हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ रहा इसमें से। शांत हो जाइए, आपको सब कुछ क्लियर कर देता हूं मैं। असल में अमेरिका में एक यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट है जहां पर सर्टिफिकेट छापे जाते हैं। यूएस ट्रेजरी बिल्स और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, ऐसे 2 सर्टिफिकेट छापे जाते हैं। अमेरिकन सरकार इन सर्टिफिकेट्स को दुनिया के तमाम देशों को बेचती है। देश उस सर्टिफिकेट को लेते हैं क्योंकि उस सर्टिफिकेट के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और क्योंकि अमेरिका की करेंसी डॉलर दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रेडेबल करेंसी है, इसीलिए उनके सर्टिफिकेट्स, उनके ट्रेजरी बिल्स, उनके बॉन्ड्स सारे ही कंट्रीज आम तौर पर अपने पास खरीद के रख लेते हैं। तो हमारा सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास भी अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स अवेलेबल हैं। राइट। यदि इंटरव्यू में आपसे किसी ने पूछा कि ट्रेजरी बॉन्ड्स और बिल्स में क्या फ़र्क होता है तो इसको एक लाइन में याद रखना। ट्रेजरी बिल्स हमेशा 1 साल की मैच्योरिटी पीरियड के लिए होते हैं या उससे कम अवधि के लिए होते हैं, तो 1 साल के अंदर अंदर वो मैच्योर हो जाएंगे। लेकिन जो बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स, वो 1 साल से ज़्यादा के होते हैं, वो सालों साल चलते हैं। कभी कभी तो वो 20 साल 30 साल के भी होते हैं। प्राइवेट बॉन्ड्स अगर रहें कंपनी के तो फिर वो तो 99 और 100 ईयर्स के लिए भी हो सकते हैं। राइट। तो
तो ये बेसिक फर्क है ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स के बीच का। अब वापस आ जाते हैं कि किसी भी सेंट्रल बैंक के पास कौन कौन से फॉरेन रिजर्व होते हैं। सबसे पहले होता है ट्रेजरी बिल्स, उसके बाद होता है ट्रेजरी बॉन्ड्स, उसके बाद हो सकता है आईएमएफ के स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, करेंसीज और गोल्ड। ओके, गोल्ड आमतौर पे नहीं रखा जाता क्योंकि गोल्ड काफ़ी फ्लक्चुएटिंग होता है, गोल्ड के भाव कम ज़्यादा हो सकते हैं, इसीलिए गोल्ड आजकल इतना मेंटेन नहीं किया जाता। अब आते हैं उस कारण के ऊपर कि फॉरेन रिजर्व मेंटेन करने के पीछे 5 फंडामेंटल कारण क्या है। प्लीज़ ध्यान से सुनना, मैंने शानदार नोट्स बनाए हैं इस चीज़ के, आप भी अपने नोट्स इस चीज़ को लेकर रेडी रखिए। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली वजह फॉरेन रिजर्व क्यों होना चाहिए। फॉरेन रिजर्व इसलिए मेंटेन होना चाहिए ताकि आपकी डोमेस्टिक करेंसी जो है उसकी कीमत हमेशा डॉलर से कम हो। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सा विचित्र कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आप। देखिए दोस्तों, हमारे देश में अभी $1 की कीमत कितनी है, लगभग 70 रुपए के आसपास, 70 से 72 रुपए के आसपास। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको $1 खरीदना है तो आपको अपने जेब से 72 रुपए निकालने पड़ेंगे, राइट। अगर आप अपने रुपए की कीमत को कम रखते हैं, जानबूझ के डिवैल्यूएट करते हैं, तो डॉलर की कीमत ऊपर जाती है और ऐसे में आपके कंट्री के गुड्स अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ते हो जाते हैं क्योंकि आपके करेंसी की कीमत कम है। और क्योंकि सस्ते हो जाते हैं आपके गुड्स तो उनकी बिक्री ज़्यादा होने लगती है और एक्सपोर्ट अच्छा होने लगता है। इंडिया ही नहीं, चाइना ही नहीं, जापान ही नहीं, दुनिया के बहुत से देश ये फॉर्मूला अपनाते हैं। इसीलिए फॉरेन रिजर्व मेंटेन करने का सबसे पहला कारण ये होता है कि आप अपनी करेंसी को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में थोड़ा सा नीचे रख सके ताकि आपका एक्सपोर्ट बढ़े, राइट। अब आप ये कैसे कर सकते हैं। ये करने के लिए आप अमेरिका के ट्रेजरी बिल्स, जिसकी मैं बात कर रहा था, यूएस ट्रेजरी बिल्स और यूएस बॉन्ड्स आप खरीद लेंगे। खूब सारे ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड खरीद लेने का मतलब होता है कि अमेरिकी डॉलर की डिमांड एकदम से बढ़ जाना, और अगर उनकी डिमांड बढ़ेगी तो हमारे लोकल करेंसी की डिमांड तो नीचे जाएगी ही जाएगी, और इसीलिए इस तरीके से ये काम हो जाता है। ये था पहला कारण। दूसरा सबसे बड़ा कारण, यदि किसी देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए यानी आर्थिक संकट आ जाए तो ऐसे कंडीशन में आपके पास फॉरेन रिजर्व्स होने चाहिए। अब इस बात को ज़रा ठीक से समझिए। इस वक्त हमारे देश में कोरोना संकट चल रहा है जो कि एक वैश्विक समस्या बन चुका है। अब ये कोरोना के वजह से जितनी ऐसी कंपनियां हैं भारत में जो एक्सपोर्ट करके डॉलर कमाती थी, उन सब के धंधे चौपट हो गए। एग्जाम्पल के लिए टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, बहुत सी कंपनियां। अब ये कंपनियां भारत के लिए डॉलर कमा लेती थी, फॉरेन एक्सचेंज कमाती थी, लेकिन आर्थिक संकट के वजह से अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में प्रॉब्लम ये होगा कि यदि हमारे देश में किसी तरह का कोई इंपोर्ट करना है तो हमारे पास पैसा ही नहीं बचेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक है उसके पास काफ़ी सारा फॉरेन रिजर्व हो और वो इस तरह के तमाम इंपोर्ट्स के लिए खुद से पैसा दे सके और इंपोर्ट्स जारी रख सके। यहाँ तक कि इस इकोनॉमिक संकट से देश को उभारने के लिए उनके पास बहुत सारे बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, गोल्ड्स होने चाहिए। ये देश को आर्थिक संकट से निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही है। समझ में नहीं आ रही होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं ठीक से इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तीसरे रीज़न पे आते हैं। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, यदि मान लीजिए कंट्री में सिविल वॉर जैसे हालात हो गए, जैसे कि सीरिया में होता है, यदि मान लीजिए आतंकवाद हो गया, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बहुत से अलग अलग देशों में आतंकवादी घटनाएं होती हैं, यदि ऐसा होता है तो आपके देश में जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर होता है जो कि देश में डॉलर लेकर आता है, वो डर के मारे देश से भाग जाता है, राइट। आपको याद होगा 2008 में जब इंडिया में मुंबई टेरर अटैक हुए थे, उसके बाद स्टॉक मार्केट काफ़ी नीचे आ गए थे क्योंकि इन्वेस्टर घबरा जाते हैं, और अगर इन्वेस्टर घबरा जाएगा तो वो अपना सारा पैसा बाज़ार से लेकर चला जाएगा। अब सारा पैसा अगर बाज़ार से लेकर चला जाएगा तो हमारे पास डॉलर नहीं बचेंगे, डॉलर नहीं बचेंगे तो हमारे लिए इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हमारे लिए इंपोर्ट बहुत महंगा हो जाएगा।
इसीलिए देश की सेंट्रल बैंक के पास थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए ताकि इस तरह की कोई भी समस्या यदि आ जाए तो उससे आसानी से निपटा जा सके। ये एक कारण है। अब आखिरी के 2 कारण और आपको बता देते हैं। चौथा सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि किसी भी देश के इन्वेस्टर को यदि आपको अपने कंट्री में बुलाना है तो उसको बुलाकर कॉन्फिडेंस देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको अपना फॉरेन रिजर्व दिखाएं, राइट। अगर देश में फॉरेन रिजर्व अच्छा होगा तो देश में इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि आने वाले इन्वेस्टर को ये कॉन्फिडेंस रहता है कि देश में पैसा बहुत है, ये देश हर हाल में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। उदाहरण के लिए जैसे चाइना के पास $3 ट्रिलियन के आसपास का फॉरेन रिजर्व है। अब आप ही सोचिए, यदि किसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर को चाइना जाना होगा तो वो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ चाइना जा सकता है, क्योंकि चाइनीज सरकार किसी भी प्रकार की मुसीबत से निपट सकती है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है। अगर कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई तब भी चाइना ऑयल खरीद सकता है और अपनी कंपनियां रन कर सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि आपके पास फॉरेन रिजर्व होना चाहिए। भारत के पास भी है, काफ़ी है, चाइना जितना नहीं है लेकिन है, राइट। और आखिरी सबसे बड़ी वजह जो होती है, यदि हमारे देश में अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी आपके पास फॉरेन रिजर्व होना चाहिए। क्योंकि यदि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे देश में तो प्रॉब्लम ये होगी कि रुपए की कीमत अचानक से घटने लगेगी। ऐसे में होगा ये कि जितने भी बैंक्स के पास जितने भी सेंट्रल बैंक के पास जितने पैसे हैं वो सारे पैसों को फॉरेन रिजर्व्स को बाहर बेचकर कंट्री में बहुत से पैसों को डायरेक्टली पंप करके सेंट्रल बैंक अपने पास रख लेती है, और जिसके वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जाता है। क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब होता है लिक्विडिटी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। अब लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टली अलग अलग बैंकों को ये ट्रेजरी बिल दे दिए जाते हैं और उनसे बहुत सारा पैसा सेंट्रल बैंक अपने पास रख लेती है डोमेस्टिक करेंसी में, जिसके वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है, राइट। तो ये थे ये 5 सबसे बड़े कारण जिसके वजह से फॉरेन रिजर्व्स मेंटेन किए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ों को लेकर आपके डाउट्स अभी भी कायम होंगे, तो आप चिंता मत करिए। आने वाले दिनों में मैं और बहुत से सिंपल वीडियोस बनाऊंगा जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, राइट। तब तक के लिए कोशिश करिए कि आप इस तरह के सारे वीडियोस ज़रूर देखें, हर बात को समझते रहें और ज्ञानबाजी में फॉलो करते रहें। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए ज्ञानबाजी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।